नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ पराक्रम सिंह शेखावत। तो आइए शुरू करते हैं तेज रफ्तार से जुड़ी खबरें। पंचतत्व में विलीन हुआ पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का शव। दिल्ली के निगमबोध घाट पर राजकीय सम्मान के साथ पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। पंचतत्व में विलीन हुए पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंची। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित कर अंतिम विदाई दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद उनके स्मारक के लिए स्थान आवंटन को लेकर एक ट्रस्ट का गठन किया है, जिसके बाद अंतिम संस्कार और अन्य औपचारिकताएं होंगी और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए स्थान आवंटित किया जाएगा। आपको बता दें कि अंतिम संस्कार हो चुका है। अमेरिका दौरे पर गए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज अपने अमेरिकी समकक्ष से महत्वपूर्ण द्विपक्षीय क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वॉशिंगटन डीसी में भारतीय दूतावास और काउंसिल जनरल्स के साथ 2 दिवसीय सम्मेलन का समापन किया। एस जयशंकर ने प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में भरोसा जताते हुए लिखा कि इस चर्चा से भारत अमेरिका साझेदारी को और गति मिलेगी। इस बैठक में दोनों देशों के कूटनीतिक संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया गया। दिल्ली में देर रात से बारिश हो रही है। वहीं मौसम विभाग ने आज दिल्ली एनसीआर के कई स्थानों पर गरज के साथ मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई। आईएमडी ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई। उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर के कई हिस्सों में शुक्रवार देर रात बारिश हुई। लगातार बारिश के कारण दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में व्यापक जल जमाव और गंभीर यातायात जाम हो गया। आईएमडी के मुताबिक दिल्ली में शुक्रवार को 15 साल में दिसंबर में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। इसके साथ ही मौसम विभाग के अनुसार चंडीगढ़ में बारिश के साथ ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया। राजस्थान, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात में कोहरे, बिजली कड़कने के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। दिल्ली में हुई भारी बारिश की वजह से सड़कें बेहाल हैं। ताजा मामला आरके पुरम से सामने आया, जहां इलाके में सड़क का एक हिस्सा बारिश के बाद धंस गया। आरके पुरम में सड़क धंसने से लोगों को आवाजाही में काफी परेशानी हो रही है, मगर अभी तक दिल्ली सरकार इस मामले की कोई सुध लेने नहीं पहुंची। 28 दिसंबर के लिए मौसम विभाग के द्वारा उत्तराखंड के कुछ जिलों में ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात और शीतलहर को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। उत्तराखंड पुलिस ने इसकी जानकारी दी। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में पुलिस ने भारी बर्फबारी के बीच फंसे पर्यटकों की मदद की। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में तापमान गिरने से शहर में शीतलहर की स्थिति। वहीं वाराणसी में भी तापमान में गिरावट के साथ शहर में शीतलहर और कोहरा देखने को मिला। असम के गुवाहाटी और माचखोवा में घने कोहरे की चादर छाई हुई है। एमडी के अनुसार गुवाहाटी में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहने का अनुमान। हिमाचल प्रदेश के मनाली, लाहौल और आसपास के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी लगातार जारी। चारों ओर सफेद चादर है, जहां एक और पर्यटकों को आकर्षित कर रही है, तो वहीं स्थानीय लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हो रही है। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न स्थानों में दिन के तापमान में करीब 8 से 9 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे ठंड बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। जम्मू कश्मीर के डोडा में भी ताजा बर्फबारी दर्ज की गई, जिसके कारण डोडा प्रशासन ने स्थानीय लोगों के लिए सुरक्षा सलाह जारी की। करगिल और आसपास के इलाकों में भी भारी बर्फबारी देखने को मिली। ताजा बर्फबारी के बाद 2 से 3 इंच बर्फ जमी दिखाई दे रही है। बर्फबारी के चलते श्रीनगर से लेह जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है। जुजीला पर 2 फीट बर्फ जमी है। बर्फ हटाने का काम जारी है। लेह में भी बादल छाए हुए हैं।
पर्यटन स्थल गुलमर्ग में भी भारी बर्फबारी और उसके बाद तंगमर्ग जाने वाली सड़कें बंद होने के कारण फंसे पर्यटकों को चिनार वॉरियर्स ने निकाल लिया। इसमें 30 महिलाएं, 8 बच्चे भी शामिल। भारतीय राजनीति के इतिहास में अमिट छाप छोड़ने वाले और अर्थव्यवस्था और कानूनी व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार के लिए जाने जाने वाले भारत के पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली की आज जयंती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित तमाम नेताओं ने भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने एक्स पर पोस्ट लिखा, मैं उस मेंटर को याद कर रहा हूं जिनका मार्गदर्शन और देश के विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता मुझे गहराई तक प्रेरित करती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट लिखा, पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पद्म विभूषण अरुण जेटली जी को उनकी जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। आत्मनिर्भर भारत, सशक्त भारत के निर्माण में उनका योगदान अविस्मरणीय और प्रेरणादायक है। उत्तर प्रदेश में महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर। श्रद्धालुओं की सुविधा और स्नान के लिए सभी इंतजाम किए जा रहे हैं। रेलवे द्वारा प्रत्येक जोन से महाकुंभ स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जाएगा। प्रयागराज में अब तक के सबसे बड़े महाकुंभ की मेजबानी की तैयारियां चल रही हैं। इस महाआयोजन में 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना। प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 से शुरू होने जा रहे महाकुंभ को लेकर तैयारियां तेज। महाकुंभ मेले में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर अभ्यास कराया गया। सुरक्षा अभ्यास में जिसमें आपदा, भगदड़, आतंकवादी हमले, रेडिएशन का खतरा या जैविक हथियार से हमला जैसे मामलों के प्रबंधन के लिए मॉक ड्रिल कराया गया। नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में 10 से 12 जनवरी के बीच 3 दिन का विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग आयोजित किया जाएगा। नेशनल यूथ फेस्टिवल का थीम है युवाओं को नेतृत्व करने के लिए सशक्त बनाना। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में 500 टीम हिस्सा लेंगी। हर टीम में 2 युवा और 1 मेंटर होंगे। साथ ही अलग अलग क्षेत्रों की 500 जानी मानी हस्तियां भी हिस्सा लेंगी। सरल व्यक्तित्व के धनी और भारत के जाने माने कॉर्पोरेट दिग्गज रतन नवल टाटा की आज 86वीं जयंती है। अपनी शालीनता और ईमानदारी की बूते पर रतन टाटा ने एक अलग ही छवि बनाई। रतन टाटा समाज सेवा के लिए सदैव तत्पर रहे। उन्होंने अपने 60% से ज्यादा शेयर टाटा ट्रस्ट को दान कर दिए। छत्तीसगढ़ के बस्तर में ईडी ने छापेमारी की। ईडी ने कांग्रेस के कद्दावर नेता और कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे कवासी लखमा के बेटे हरीश कवासी के घर छापा मारा। सुकमा जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश कवासी के साथ ही सुकमा नगर पालिका अध्यक्ष राजू साहू के घर में भी ईडी ने छापा मारा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक संपन्न। मंत्रिपरिषद द्वारा मध्य प्रदेश जन्म और मृत्यु रजिस्ट्री करण नियम 2024 लागू किए जाने की स्वीकृति दी गई। महाराष्ट्र पुलिस ने अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई में नवी मुंबई, ठाणे और सोलापुर में अवैध रूप से रह रहे 13 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। एटीएस ने गिरफ्तार बांग्लादेशियों के पास से फर्जी आवासीय दस्तावेज को जब्त किया और मामले की जांच की जा रही है। तमिलनाडु में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई द्वारा रेप पीड़ितों के पक्ष में विरोध प्रदर्शन जारी। सोशल मीडिया पर अन्नामलाई की तरह ही अन्य लोगों द्वारा प्रदर्शन की वीडियो और तस्वीरें तेजी से वायरल हो रहे हैं। गोवा के मनोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को भारत के सर्वश्रेष्ठ घरेलू हवाई अड्डे के प्रतिष्ठित खिताब से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार नई दिल्ली स्थित आईटीसी मौर्य में आयोजित एक समारोह में दिया गया। संभल के चंदौसी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का सर्वे लगातार जारी। चंदौसी में खुदाई के दौरान मिली रानी की बावड़ी की खुदाई में अब तक 16 सीढ़ियां, 4 गलियारे नुमा कमरे और प्रथम तल का फर्श साफ दिखाई दे रहा है। और एक्सप्रेस 100 में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। आज सुनो, खाने में कोई स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, एकदम बकवास। इधर कीमती लाल को देखो खाना बना कमाल। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। समझे किफायती लाल, क्या निराला MDH मसाला। This is no ordinary sky. This is where legends are born. Space transition. Roger. Re-engaging heat. In the vast expanse above, the Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable, unmatched. Join the Indian Air Force to be a cut above. हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा।
20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी के तहत कवर की गई 1206 योजनाओं के लिए फंड का रियल टाइम में ट्रांसपेरेंट वितरण किया। इससे रिकॉर्ड 2.23 लाख करोड़ रुपए के लेन देन हुए। रिलायंस ग्रुप के फाउंडर धीरूभाई अंबानी की आज जयंती है। कपड़े के कारोबार से शुरू हुआ सफर एनर्जी, रिटेल से लेकर मीडिया, एंटरटेनमेंट और डिजिटल सर्विसेज में फैल गया। IIM बेंगलुरु की एक रिपोर्ट के अनुसार 100 स्मार्ट शहरों में से 71 शहरों ने अब तक 2396 सरकारी स्कूलों में 9433 स्मार्ट कक्षाएं विकसित की। इस रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि स्मार्ट सिटीज मिशन SCM द्वारा स्मार्ट क्लासरूम की शुरुआत से कुल नामांकन में कुल 22% की बढ़ोतरी हुई, जैसा कि 2015-16 से 2023-24 के बीच 19 शहरों द्वारा रिपोर्ट किए गए डेटा से पता चलता है। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने 8 अत्याधुनिक हार्बर ट्रक की खरीद की घोषणा की, जिसकी कुल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 450 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। ट्रक निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। अदानी ग्रुप की प्रमुख कंपनी ने एक बयान में कहा कि इन ट्रक की डिलीवरी दिसंबर 2026 में होने की उम्मीद है और मई 2028 तक जारी रहेगी, जिससे भारतीय बंदरगाहों में वेसल ऑपरेशन की दक्षता और सुरक्षा में सुधार होगा। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के प्रबंध निदेशक करण अदानी ने कहा कि 8 अत्याधुनिक हार्बर ट्रक की खरीद, जिसका कुल कॉन्ट्रैक्ट मूल्य 450 करोड़ रुपए है, वो आत्मनिर्भरता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। उद्योग विशेषज्ञों ने कहा कि भारतीय स्मार्टफोन बाजार 2025 में शानदार वृद्धि के लिए तैयार है। कंज्यूमर सेंटीमेंट में सुधार और बेरोजगारी को कम करने के उद्देश्य से सरकारी पहलों के साथ भारत के स्मार्टफोन बाजार में सालाना आधार पर 6% की वृद्धि का अनुमान। मोबाइल फोन का उत्पादन 2014-15 में 18,900 करोड़ रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में अनुमानित 4.10 लाख करोड़ रुपए हो गया, जो उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन PLI योजना के कारण 2000% की भारी वृद्धि दर्शाता है। केंद्र सरकार ने कहा कि वर्ष 2024 में ग्लोबल टेक स्टेज पर भारत की स्थिति मजबूत हुई। इस क्रम में 4 नई सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर लगाए गए। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के भारत में 91,526 करोड़ रुपए के निवेश से सेमीकंडक्टर फैब सुविधा स्थापित करने के प्रस्ताव को फरवरी 2024 में मंजूरी दी गई। ताइवान की PSMC के साथ टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप में फैब सुविधा स्थापित की जाएगी। परियोजना की उत्पादन क्षमता लगभग 50,000 वेफर स्टार्ट प्रतिमाह होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के पूर्व अध्यक्ष और CEO ओसामू सुजुकी के निधन पर दुख जताते हुए उन्हें वैश्विक ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की एक महान हस्ती बताया। सुजुकी का बुधवार दोपहर 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। भारत में अमेरिकी दूतावास और उसके वाणिज्य दूतावास ने लगातार दूसरे साल रिकॉर्ड 10 लाख से अधिक नॉन इमिग्रेंट वीजा जारी कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर सिंह ने भारत की आर्थिक प्रगति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नासा का अंतरिक्ष यान सेव सूर्य के अब तक के सबसे करीब पहुंच गया है। नासा के अनुसार पार्कर सोलर प्रोब सेव सूर्य के सबसे नजदीक तक पहुंचने वाला अंतरिक्ष यान बन गया। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध में उत्तर कोरियाई सेनाएं बड़े पैमाने पर हताहत हो रही हैं। पिछले सप्ताह अकेले रूस के कुर्स्क क्षेत्र में उसके हजारों सैनिक मारे गए या घायल हुए। ये संख्या अमेरिकी अधिकारियों द्वारा पहले उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से कहीं अधिक है। जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमियर ने संसद के निचले सदन बुंडेस्टैग को भंग कर दिया। इसे समय से पहले संघीय चुनाव का रास्ता
इसके जरिए साफ हो गया। स्टीनमियर ने बर्लिन में घोषणा की कि प्रमुख राजनीतिक दलों द्वारा पूर्व में की गई सहमति के अनुसार 23 फरवरी को त्वरित चुनाव होंगे। ईरान की सरकार ने मेटा, व्हाट्सएप और गूगल प्ले स्टोर पर लगाया गया 2 साल का प्रतिबंध हटा लिया है। ईरान सरकार का यह कदम उनके देश में सोशल मीडिया और इंटरनेट के इस्तेमाल पर लगे कई प्रतिबंधों को हटाने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। सर्बिया में हाल ही में पश्चिमी अफ्रीका से लौटे 30 वर्षीय एक व्यक्ति में एमपॉक्स का नया मामला सामने आया। क्षेत्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान के अनुसार कोसोवो क्षेत्र में एमपॉक्स के पहले मामले की पुष्टि। पूर्वी मैक्सिको में एक यात्री बस और सेमी ट्रेलर ट्रक के बीच टक्कर हो गई, जिससे 8 लोगों की मौत हो गई और 27 अन्य घायल हो गए। मैक्सिको के विदेश मंत्री ने प्रवासन में कमी की प्रशंसा की, जबकि प्रवासियों को कठोर उपायों निर्वासन का डर। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वहां की सुप्रीम कोर्ट से उस कानून को रोकने का अनुरोध किया जिससे चीन के एप्लीकेशन टिकटॉक पर प्रतिबंध लग सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट से सोशल मीडिया ऐप पर प्रतिबंध रोकने की मांग के बाद टिकटॉक के सीईओ से बात की। चीन के विदेश मंत्रालय ने घोषणा की कि चीन 7 अमेरिकी अन्य सैन्य औद्योगिक उद्यमों और उनके वरिष्ठ प्रबंधकों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेगा। यह निर्णय ताइवान को महत्वपूर्ण हथियार सहायता के प्रावधान और बिक्री के संबंध में अमेरिका द्वारा हाल ही में की गई घोषणाओं के बाद लिया गया। वेनेजुएला की अटॉर्नी जनरल ने जानकारी दी कि वेनेजुएला के अधिकारी अंतर्राष्ट्रीय दक्षिणपंथी आतंकवाद से लिंक मामले में अर्जेंटीना के जेंडरमेरिया राष्ट्रीय सुरक्षा बल द्वारा हिरासत में लिए गए एक सदस्य की जांच कर रहे हैं। कुरिल द्वीप पर देर रात 6.6 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप का केंद्र 145 किलोमीटर की गहराई पर था। संयुक्त अरब अमीरात ने इजरायली सैनिकों द्वारा उत्तरी गाजा पट्टी में कमाल अदवान अस्पताल को जलाने की कड़ी निंदा की। अस्पताल में आग लगने की वजह से मरीजों और चिकित्सा कर्मचारियों को वहां से बाहर निकलने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने घोषणा की 29 दिसंबर 2024 से ताइवान क्षेत्र, मलेशिया और अमेरिका से आयातित एन ब्यूटेनॉल पर 5 साल की अवधि के लिए एंटी डंपिंग शुल्क जारी रहेगा। मेलबर्न में खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल समाप्त होने पर भारत ने 9 विकेट पर 358 रन बना लिए। नीतीश कुमार रेड्डी 105 जबकि मोहम्मद सिराज 2 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा की जोड़ी ने किया निराश। पंत 28 तो जडेजा 17 रन बनाकर रास्ते में पवेलियन लौटे। पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच सेंचुरियन में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल खत्म होने पर पाकिस्तान ने अपनी दूसरी पारी में 3 विकेट पर 88 रन बनाए। खराब रोशनी के चलते जल्द मैच खत्म हुआ। पाकिस्तान अब भी 2 रन पीछे। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैच की वनडे सीरीज को 3-0 से अपने नाम कर लिया। वडोदरा में खेले गए मुकाबले में भारत ने वेस्टइंडीज को 5 विकेट से हराया। दीप्ति शर्मा ने मैच में हासिल किए 6 विकेट और वही प्लेयर ऑफ द मैच रही। वहीं रेणुका सिंह को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। आज से शुरू होगा हॉकी इंडिया लीग का रोमांच। पहले मैच में एसजी पाइपर्स का सामना गोनासिका से राउरकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम में खेला जाएगा मुकाबला। पहले चरण में 18 जनवरी तक टीमें एक दूसरे के साथ आमने सामने होंगी। उसके बाद दूसरा चरण 19 जनवरी से खेला जाएगा। विश्व मुक्केबाजी संघ ने एशिया में नई संस्था एथलीट आयोग की घोषणा की। अजय सिंह को बोर्ड सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। 16वें सीईसी कप आइस हॉकी टूर्नामेंट की शुरुआत हो चुकी है। करगिल के बेमथांग में हुई शुरुआत। प्रतियोगिता में 38 टीमें हिस्सा ले रही हैं। प्रतियोगिता को दर्शकों और इसमें भाग ले रहे खिलाड़ियों के द्वारा भरपूर समर्थन मिल रहा है। प्रतियोगिता का उद्देश्य शीतकालीन खेलों के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना और स्थानीय स्तर पर उभरती प्रतिभा को तलाशना है। इंग्लिश प्रीमियर लीग के मुकाबले में आर्सेनल ने दर्ज की जीत। इप्सविच टाउन को 1-0 से हराया। आर्सेनल की ओर से काई हावर्ट्स ने गोल किया। ब्राइटन और ब्रेंटफोर्ड के बीच खेला गया मुकाबला गोल रहित हुआ। समाप्त ब्राइटन को लंबे समय से जीत की तलाश है। हैमस्ट्रिंग की समस्या से जूझ रहे आर्सेनल ने फुटबॉलर बुकायो साका 2 महीने से ज्यादा समय तक रह सकते हैं फुटबॉल के मैदान से बाहर। मैनेजर माइकल आर्टेटा का बयान। स्टॉक सिटी ने कोच नार्सिस पेलाक को पद से हटाया। महज 3 महीने पहले ही संभाला था टीम के कोच का पद। यूनाइटेड कप में एलिना राइबाकिना के शानदार खेल के बाद
कजाकिस्तान ने स्पेन को ओपनिंग मुकाबले में 2-1 से हराया। सोमवार को ग्रीस से होगा सामना। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान 59 साल के हो गए। अभिनेता ने परिजनों के बीच अपना जन्मदिन मनाया। अभिनेत्री कैटरीना कैफ ने सुपरस्टार सलमान खान को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। ड्रामा स्ट्रीमिंग सीरीज गुनाह दूसरे सीजन के साथ नए साल पर वापसी के लिए तैयार। दावा है कि सीजन में रोमांच का डोज हाई होगा। स्ट्रीमिंग मूवी द आर्चीज से डेब्यू करने वाले हिंदी सिनेमा की अभिनेत्री खुशी कपूर ने अपनी क्रिसमस स्वेटर पार्टी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की। इसमें वो वेदांग रैना के साथ नजर आई। अभिनेत्री भाग्यश्री ने अभिनेता सलमान खान को उनके 59वें जन्मदिन पर बधाई देने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। कुछ पुरानी और नई तस्वीरों के साथ अभिनेत्री ने एक मजेदार वीडियो साझा किया। अभिनेता अल्लू अर्जुन संध्या थिएटर भगदड़ मामले में शुक्रवार को नामपल्ली कोर्ट में वर्चुअली पेश हुए। उनकी अंतरिम जमानत बरकरार रहेगी। वहीं रिमांड पर सुनवाई अब 10 जनवरी को की जाएगी। और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद सिकंदर का टीजर रिलीज डेट आगे बढ़ा दी गई है। इससे पहले टीजर को सलमान खान के 59वें जन्मदिन के मौके पर शुक्रवार को रिलीज किया जाना था। और इसी के साथ ही एक्सप्रेस न्यूज 100 में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार। भारत का संविधान केंद्र और राज्य दोनों में संसदीय शासन प्रणाली प्रदान करता है। संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका का हिस्सा होती है। इसे उत्तरदायी सरकार के नाम से भी जाना जाता है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 के तहत केंद्र में और अनुच्छेद 163 और 164 के तहत राज्यों में संसदीय प्रणाली की व्यवस्था की गई है। संसदीय शासन प्रणाली में बहुमत हासिल करने वाले दल का शासन होता है, यानी लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाला राजनीतिक दल सरकार बनाता है। इसमें मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है। वास्तविक कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद के पास होती हैं। संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होते हैं। मंत्रिपरिषद के सदस्य विधायिका और कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं। संसदीय प्रणाली में 2 सदनों वाली व्यवस्था अपनाई गई है, लोकसभा और राज्यसभा। भारत में संसदीय प्रणाली विधायिका और कार्यपालिका के बीच सहयोग और समन्वय के सिद्धांत पर आधारित है। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधानों में से एक है। भारतीय संविधान की संरचना के विभिन्न घटक हैं, जिसमें संविधान के प्रावधानों को लिखा गया है। इन्हें मुख्य रूप से भाग, अनुच्छेद और अनुसूची में बांटा गया है। संविधान में भाग का मतलब समान विषयों या प्रवृत्तियों से संबंधित अनुच्छेदों के समूह से है। भारतीय संविधान को विभिन्न भागों में बांटा गया है। इन भागों को अध्यायों की तरह समझा जा सकता है। हर भाग में संविधान से जुड़े अलग अलग विषयों के बारे में चर्चा की गई है। मूल संविधान में 22 भाग थे। बाद में संशोधनों के जरिए 3 नए भागों को जोड़ा गया। वर्तमान में संविधान में कुल 25 भाग हैं। संविधान के अंतर्गत क्रमानुसार जिन व्यवस्थाओं का उल्लेख किया गया है उन्हें अनुच्छेद कहा जाता है। संवैधानिक अनुच्छेद दिशा निर्देशों की एक श्रृंखला है, जिसमें कानून और नियम की बात कही गई है।